नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज बीपीएससी 131 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाइए। ये आपकी डिमांड पे है बीपीएससी 131, जिसका टाइटल है स्टूडेंट्स देख सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। किसका? राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कौन सा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो 5 इयर्स के अकॉर्डिंग 5 इयर्स पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग पिक किया गया है, जिसमें से मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे अगर आप जून 2026 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर दिसंबर 2026 में देने वाले हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो सब्जेक्ट कोड का टाइटल, इसका मतलब क्या है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आंसर जो है कि इसी टाइटल पर डिपेंड करता है। इसी टाइटल पर क्या करता है, सभी क्वेश्चन आंसर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट कोड का इंट्रो ही मालूम नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर सही से समझ में भी नहीं आएंगे। और चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स, राजनीतिक समझ गए। राजनीति जानते हैं ना, आजकल कहीं भी कोई बैठ के कुछ बातें करे, किसी के बारे में बातें करे या फिर समाज के बारे में बातें करे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बातें करे, तो ये राजनीतिक ही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सरकार, नेता, तो ये सब क्या करते हैं? ये राजनीति करते हैं ना। प्रस- तो पर आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग को यह समझना है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय हम लोग को करना है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े विचारों, सिद्धांतों और अवधारणाओं को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन कराता है। इसमें क्या होता है? यह हमें बताता है कि राज्य, सरकार, शक्ति, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय क्या है। न्याय क्या है ना? और समाज को कैसे चलाया जाना चाहिए, समाज को कैसे परिस्थितियों में मदद करना चाहिए, ये सब क्या है? ये राजनीतिक सिद्धांत का परिचय है, राजनीतिक सिद्धांत है। समझ आ गया? तो अब देखिए, मान लो कि इसमें खास करके राजनीतिक सिद्धांत में क्या चर्चा किया जाना चाहिए? इसमें राज्य के बारे में चर्चा किया जाता है। किसके बारे में? राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, शक्ति के बारे में, अधिकार के बारे में, है ना? स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बारे में चर्चा किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में क्या किया जाए चर्चा? ये मुख्य सिद्धांत की अगर बात करें तो राजनीतिक के सिद्धांत के याद रखना, राज्य यानी स्टेट, सरकार गवर्नमेंट, शक्ति यानी पावर, अधिकार यानी राइट, स्वतंत्रता लिबर्टी, ये समानता इक्वलिटी, न्याय एंड जस्टिस, लोकतंत्र डेमोक्रेसी। तो राजनीतिक सिद्धांत इन पर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड? टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप न्यू हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर ये कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो कंप्लीट समझ में, अच्छा से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक दिसंबर 2025 का पीवाईक्यू क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो उसी प्रकार रहने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स, देखिए, दिसंबर 2025 का, हिंदी मीडियम कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी 131 आपका सब्जेक्ट कोड है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं दिसंबर 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो इसका जो एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, 3 घंटे का एग्जाम होता है। अधिकतम जो मार्क्स होते हैं इसके 100 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और प्रत्येक खंड में से कम 2 प्रश्न को बनाते हुए, चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के क्या करना होता है? जवाब देना होता है। एक प्रश्न का जवाब 400 वर्ड्स में, मतलब 4 से 5 पेज में देना है। इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपने क्या देखा? पैटर्न देखा। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं? देखिए, खंड 1 में पूछा गया है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में अनुभवजन्य दृष्टिकोण के मुख्य आधार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था, वितरणात्मक न्याय से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, 3 नंबर में। तो ये सब क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के। और दूसरी बात, सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के ही हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। राजनीति, इसमें अगर आप टिप्पणी वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको टोटल दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई करना होगा। जब भी आप टिप्पणी बनाएंगे तो आपको 2 टिप्पणी बनाने होंगे, जिसमें से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे।
इसमें देखिए खंड 1 में टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन का आपका 40 मार्क्स। अगर 3 क्वेश्चन बनाने का मन है, 3 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर भाग 1 में या खंड 1 में आपने 3 बनाया, तो 3 बनाया खंड 1 में, 3 से आपका 60 नंबर आ गया है कि नहीं? और दूसरा, आप खंड में आप अगर उसमें 3 बनाए खंड 1 में, तो खंड 2 में केवल 2 ही बनाइएगा, ताकि आपका 5 क्वेश्चन हो जाए। अतिरिक्त क्वेश्चन बनाने का कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो खंड 2 में है आपके सामने नागरिकता के लिए समान निर्धारण कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें भी 20 मार्क्स है। 6 नंबर में है राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध। तो ये रिपीटेड है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एंड लिंग मुख्य धारा के क्या समझते हैं, है ना? इसके भी आपको चर्चा करना है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है नागरिकता के सामुदायिक सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक, इस तरह से आपने देख लिया। अब हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, शक्ति के वैध प्रयोग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो मान लो कि अगर किसी को शक्ति मिल गया है, किसी को पावर मिल गया है, तो इस पावर का वैध प्रयोग क्या होता है ना? मतलब कि आप सोच लो, यहाँ पे वैध प्रयोग को हम लोग करना चाहें, तो आप देखो वैध कौन सा है? कोई भी अगर लीगल, इलीगल तो काम नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ये लीगल प्रयोग क्या होता है शक्ति का? मान लो शक्ति अगर किसी को मिला है, जब कोई व्यक्ति या फिर संस्था नियमों के अनुसार और सही तरीके से अपने शक्ति का इस्तेमाल करेगा, तो वो वैध माना जाएगा। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि मान लो कि आपके इलेक्शन हुआ, किसी का वोटिंग हुआ, किसी को पावर मिल गया, कोई क्या बन गया भाई? कोई बन गया है आपका ठीक है? कोई प्रमुख बन गया, कोई भी प्रमुख बना दिया आपने, मुख्यमंत्री बना दिए आपने, कोई भी अधिकारी है ना, विधायक बना दिया, विधायक का चुनाव कर लिया, उसके पास क्या होता है? थोड़ा पावर हो जाता है। तो वो पावर का वैध ही उपयोग कर सकता है, मतलब कि पावर का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए, पब्लिक के कल्याण के लिए ही वो कर सकता है, जिससे समाज का, जाति का, है ना, सोसाइटी का, ये सब चीज़ों का क्या हो गया भाई? कल्याण हो सके। ठीक है? और दूसरी बात, यहाँ अलग-अलग चीज़, मान लो अगर कोई पुलिस है, उसके पास पावर है भाई, ठीक है? पुलिस है, उसके पास पावर है। तो पुलिस के पास अगर पावर है, तो वो ये नहीं कि किसी को भी मार सकता है, ठीक है? पुलिस के पास भाई पावर है, तो वो किसी को भी नहीं मार सकता है, जब तक उनका कोई गलती ना हो, ठीक है? शिक्षक के अगर नियमों के अनुसार शिक्षक भी किसी टीचर को विदाउट मिस्टेक से नहीं परमिशन दे सकते हैं। ये भी एक मतलब कि रूल्स के अकॉर्डिंग शक्ति का वैध प्रयोग कैसे होगा? जब हम लोग रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, नियम का पालन करेंगे, तो वो शक्ति का वैध प्रयोग होगा। तो चलिए समझते हैं इसको अच्छा से। शक्ति के वैध प्रयोग से आशय उस शक्ति से है जिसे समाज या लोग सही, उचित और अस्वीकार्य मानते हैं ना? जब कोई व्यक्ति, संस्था या शासन अपनी शक्ति का उपयोग नियमों, कानूनों और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार करता है, जब है ना, मतलब कि नियम से करता है, कानून को देखते हुए सामाजिक भलाई के लिए करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैध शक्ति कहेंगे, ठीक है? इसमें लोगों की सहमति और विश्वास क्या है? शामिल होता है। इसलिए लोग स्वेच्छा से उसका पालन करते हैं, है, ना कि डर या फिर दबाव के कारण। अब देखो, मैक्स वेबर ने शक्ति की वैधता को 3 प्रकार में बाँटा या समझाया। परंपरागत वैधता, दूसरा करिश्माई वैधता, और तीसरा है विधिक तर्कसंगता वैधता। ठीक है? तो इस तरह से आपका बाँटा गया है। बट हमें तो कुछ इसका वैध प्रयोग को समझना था, समझ लिए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर होता है, और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए, तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल को लेकर आंसर को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं से भी आंसर देखते हैं, कहीं से भी आपने परचेज़ किया है, नोट्स, बुक मिला है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सेम एज़ इट इज़ बुक का हो, है ना? सेम रट्टा मार के जाएँ वहाँ लिख लें। भैया, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो कि रट्टा मार-मार के लिखोगे। खुद के माइंड से सोच के लिखो कि आपको ये पता चल गया ना कि वैध प्रयोग क्या है, शक्ति का वैध प्रयोग क्या है। तो ये पता चल गया ना, सोच-सोच के लिखिए ना, अपने दिमाग में जोड़-जोड़ के लिखिए। ये सब खुद से कोशिश कीजिए, किसी से कोई रट्टा-फट्टा मार के मत जाइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, जेएस मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है? तो देखिए,
जे.एस. मिल स्वतंत्रता की अवधारणा। अब जे.एस. मिल कौन है, ये भी कंफ्यूजन वाली बात हो सकता है। तो जे.एस. मिल का मतलब टोटल पूरा नाम है क्या भाई? जॉन स्टर्ट मिल। जॉन स्टॉट मिल, ठीक है, इसका ये पूरा नाम है। तो ये क्या है, एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। जॉन जे.एस. मिल कौन थे? एक प्रसिद्ध राजनीतिक के क्या थे, विचारक थे। और इन्होंने अपनी ऑन लाइब्रेटी, कौन सी एक पुस्तक है, ऑन लाइब्रेटी, यहाँ पर देखो ना, ये पुस्तक है ऑन लाइब्रेटी। इसमें अपनी बातें को रखा है ना, स्वतंत्रता के लिए इसमें बातें रखा है। तो समझिए क्वेश्चन एक बार एक और अच्छा देखिए, क्या कह रहा कि जे.एस. मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, इसकी व्याख्या करें, है ना, अवधारणा की। तो जॉन स्टर्ट मिल आधुनिक उदारवादी विचारक के प्रमुख क्या थे, विचारक थे। उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा मुख्य रूप से उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में मिलती है। मतलब कि वो जो स्वतंत्रता की अवधारणा दिया है, किस पे दिया है? ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में, है ना। मिल की अवधारणा क्या कहते हैं कि मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति और जीवन जीने के तरीकों में पूर्ण आजादी हो। जब तक आजादी कब तक हो, जब तक का वह दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये उस तरह से उसका पूर्ण आजादी है, पूर्ण। तो अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता की अवधारणा। तो जे.एस. मिल के स्वतंत्रता की अवधारणा में आप लोग क्या देखेंगे, अ, ये तो समझ गए। इसके कुछ यहाँ पर पॉइंट है। हानि सिद्धांत किसके? जॉन इसके, है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल के। तो मिल ने क्या कहा इसमें कि समाज या राज्य को कि स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब उसका कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो, है ना। ठीक है, इसमें क्या समझे, फिर से समझिए। इनका कहना ये है कि मतलब हानि सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता तभी हस्तक्षेप करना चाहिए, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं और भी कोई काम कर रहा है, तो आपको कोई दूसरा कोई काम कर रहा है, उसके काम में तब तक बाधा ना डालें जब तक का आपका कोई नुकसान ना कर दे। तो ये हमारा हानि सिद्धांत होगा, जॉन मिल के अकॉर्डिंग। यानी व्यक्ति को अपने कार्यों की पूरी आजादी है, लेकिन दूसरों की हानि भी नहीं होना चाहिए इसमें। और दूसरा है और इसमें नेक्स्ट आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल के अनुसार हर व्यक्ति को अपने विचार रखने और उन्हें व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गलत हो भी, तो उसे भी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस इससे सही और गलत दोनों की पहचान होती है। मतलब अगर कोई गलत है तो दुनिया को पता चलना चाहिए, क्योंकि वो ये एक आदमी के साथ गलत नहीं, कई आदमी के साथ गलत कर सकते हैं। सो आपका नेक्स्ट है, देखिए जीवन जीने की स्वतंत्रता किसके अकॉर्डिंग? जे.एस. मिल के अकॉर्डिंग। क्या है इसका ये सिद्धांत, इस पे क्या बताते हैं वो? तो मिल कहते हैं, यानी जे.एस. मिल कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले खुद लेने चाहिए, जैसे कि जीवन शैली, काम और निजी चुनाव। इससे व्यक्ति का विकास और व्यक्तित्व मजबूत होता है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता में संतुलन किसके अकॉर्डिंग? जे.एस. मिल के अकॉर्डिंग। तो मिल ने यह भी बताया कि व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन जरूरी है। पूरी आजादी अराजकता है, मतलब कि कंप्लीटली आजादी अराजकता है, मतलब कि कोई भी कभी भी कुछ भी अपने मन से ना करे। और बहुत ज्यादा नियंत्रण तानाशाही पैदा करता है, और अधिकतर नियंत्रण भी, मतलब किसी पर ज्यादा नियंत्रण कर लेना, इससे क्या पता चलता है कि वो तानाशाही है। सही है ना। चलो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि असमानता के उदारवादी, असमानता के उम, उदारवादी। तो देखिए ये सेकंड नंबर में क्वेश्चन में आपने क्या समझा अब तक? फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या समझा? जे.एस. मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या। तो इसमें क्या हुआ कि जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, अपनी पसंद का जीवन जीने और करने की स्वतंत्रता होना। इस स्वतंत्रता पर केवल तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब उसके कार्यों में कोई भी बाधा ना आ जाए, है ना। तो जब तक कोई बाधा ना आ जाए तब तक उसको स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचाना चाहिए। यही था क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आंसर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके अकॉर्डिंग देखिए, देखिए क्या है? असमानता के उदारवादी औचित्य पर वर्णन कीजिए, है ना। तो असमानता के उदारवादी, उदारवादी क्या है? उदारवादी क्या है? उदारवाद का मानना है कि उदारवाद क्या मानता है कि समाज में कुछ हद तक असमानता, ठीक है, क्या है?
समाज में कुछ हद तक क्या असमानता स्वाभाविक उचित हो सकती है। मतलब कि असमानता कुछ देर तक उदाहरण क्या कहता है कि कोई भी बुराई कुछ देर तक आगे बढ़ सकता है ना? लेकिन सच लास्ट में उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग योग्यता के अकॉर्डिंग, मेहनत के अकॉर्डिंग और शिक्षा के अकॉर्डिंग उसको झुकना पड़ेगा, ठीक है? और ये औचित्य के वर्णन के अकॉर्डिंग, असमानता के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो उदारवादी विचारधारा में असमानता को पूरी तरह गलत नहीं माना गया है, बल्कि कुछ हद तक उसे उचित भी माना जाता है। उदारवादियों के अनुसार अ, समाज में असमानता के कुछ मुख्य औचित्य इस प्रकार है। क्या है? देखिए उदारवादी समझिए ना, उदारवादी क्या? उदारवादी अगर नहीं समझिएगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। फिर से समझिए कि उदारवादी क्या है कि यह वह व्यक्ति यह यह वह विचारधारा है। तो उदारवादी एक विचारधारा ये समझ जाना। तो यह वह व्यक्ति का विचारधारा है। उदारवादी क्या है? एक विचारधारा है। ये क्या कहता है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने की क्या है? आज़ादी है। आज़ादी होनी चाहिए जब तक कि वो दूसरे को नुकसान ना पहुँचा दे। मान लो तुम पढ़ाई के साथ गाना सीखना चाहते हो, तो क्या भाई कोई रोकेगा आपको? नहीं। आप कर सकते हो, है कि नहीं? तो उदारवादी क्या करता है स्टूडेंट्स? उदारवादी स्वतंत्रता पर ध्यान देता है। उदारवादी किस पर स्वतंत्रता पर जोर देता है, ठीक है? उदारवादी किस पर? फ्रीडम पर जोर देता है, ठीक है? और उदारवादी समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? समानता, ठीक है? उदारवादी समानता की बात करता है, अधिकार की बात करता है, सीमित सरकार की बात करता है। समझ आ गया? उदारवादी क्या होता है कि समाज के कल्याण के हित में बात करता है। समाज जिससे आगे बढ़े, विकास करे, ये खास करके गरीबों पर फोकस करता है ना, गरीब समाज के गरीब वर्ग पर ज़्यादा फोकस करता है। सो उदारवादी समझ आ गया? तो असमानता के अकॉर्डिंग कुछ मुख्य औचित्य इस प्रकार है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़न होगा कि औचित्य जो सर बोल रहे हैं ये क्या हो सकता है? तो औचित्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी बात को सही या फिर उचित साबित करना। औचित्य क्या है? उचित बात, है ना? आप समझ गए उचित क्या है भाई? उचित बात। मान लो शिक्षक ने तुम्हें अच्छे नंबर दिए, अगर अच्छे नंबर नहीं दिए, सपोज़ दैट शिक्षक ने तुम्हें अच्छे नंबर नहीं दिए और आप उन पर आप एक उचित बात रख सकते हो ना कि भाई हमने तो अच्छा से मतलब अच्छे नंबर नहीं दिए और आपने अच्छा से तैयारी किया था, अच्छा से पढ़ाई किया था। आपको अच्छे नंबर नहीं दिए तो आपको इस पे हक बनता है। आप उनको बोलो कि भाई मैंने मेहनत किया था, मैंने पूरा अच्छा से लिखा था, मेरा नंबर बढ़ना चाहिए। तो ये उचित है। उचित बात के लिए बोला जाए तो ये औचित्य ही कहलाएगा। ठीक है? औचित्य मतलब सही होने का कारण, है ना? औचित्य क्या होता है? सही होने का कारण होता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। असमानता के मुख्य औचित्य इस प्रकार है। पहली तो प्राकृतिक भिन्नताएँ। उदारवादी मानते हैं कि सभी मनुष्य क्षमता, प्रतिभा और मेहनत में समान नहीं होते हैं। जैसे कोई अधिक मेहनती होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है या फिर उसका अधिक कमाना आगे बढ़ना ये सब। इसलिए यह असमानता प्राकृतिक है और इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रोत्साहन का सिद्धांत नेक्स्ट। तो यदि सभी को समान परिणाम मिले तो ये लोग क्या करेंगे? मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। असमानता लोगों को अधिक मेहनत, नवाचार और तो प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करती है, जिससे समाज का विकास होता है। नेक्स्ट है आपका निजी संपत्ति का अधिकार। निजी संपत्ति का अधिकार का क्या है? उदारवाद में निजी संपत्ति का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति को अपनी मेहनत के फल पर अधिकार होना चाहिए, जिससे स्वाभाविक रूप से आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है, जो उचित मानी जाती है। नेक्स्ट है समान अवसर ना कि समान परिणाम। उदारवादी मानते हैं कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए लेकिन परिणाम समान होना ज़रूरी नहीं है। अगर अवसर बराबर है तो जो व्यक्ति अधिक अधिक प्रयास करेगा उसे अधिक सफलता मिलना चाहिए, है ना? और नेक्स्ट है समाज के हित में असमानता। तो जॉन रॉल्स जैसे आधुनिक उदारवादी कहते हैं कि असमानता तब तक सही है जब तक जब तक वह समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में हो, यानी कि असमानता के समाज का समग्र लाभ होना चाहिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स 4 को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 क्या है? देखिए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और कानूनी अधिकारों के सिद्ध सिद्धांत के बीच क्या कीजिए? अधिकारों के सिद्धांत है, इसको छोड़िए तो सिद्धांत के बीच क्या करिए? अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के बीच अंतर कीजिए। क्या है? इन दोनों के बीच आपको दोनों सिद्धांत के बीच अंतर स्पष्ट करना है। सो समझिए।
सो यहाँ पे ये है कि अंतर की बात करें तो प्राकृतिक अधिकार की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है। जबकि कानूनी अधिकार, ये अधिकार राज्य और कानून द्वारा दिए जाते हैं, है कि नहीं? और दूसरी बात अगर करूँ तो इनका जो आधार प्रकृति और मानवता पर है। इसका क्या है? प्रकृति और मानवता पर आधारित है। और कानूनी अधिकार के अनुसार इनका ये क्या है? ये अधिकार राज्य और कानून द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है? और दूसरी बात तीसरी बात करूँ तो ये इनका अधिकार प्रकृति, अच्छा ये भी हम हाँ, ये भी हम लोग समझ गए। और दूसरी ये है कि देखो इन जो प्राकृतिक अधिकार में चौथा पॉइंट हम लोग माने तो ये है कि इन्हें सरकार नहीं है, इनका कोई सरकार नहीं होता। प्राकृतिक अधिकार का क्या होता है? प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का कोई सरकार नहीं होता और कानूनी अधिकार का क्या होता है? सरकार होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे यही है कि प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत और कानूनी अधिकार सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। तो प्राकृतिक अधिकार है मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया गया अधिकार, और कानूनी अधिकार होता है कानून जो बनाते हैं, ठीक है? सो अब प्राकृतिक अधिकार किसको मान सकते हैं? जैसे कि जन्म दिया, है ना? माता-पिता ने जन्म दिया, तो आपका खुद का अधिकार भी बहुत होता है कि माँ-बाप के प्रति सही विचार रखें, माँ-बाप की सेवा करें, तो ये प्राकृतिक आधार है ना? मनुष्य की देखभाल करें, समाज के बारे में अच्छा करें, अच्छे बात सोचें, है ना? लोगों का क्या करें? कल्याण करें, जो भी है पशु-पक्षी, जीव-जंतु हर किसी के प्रति दया की भावना रखें। तो ये भाई प्राकृतिक अधिकारों में आ जाता है। कानूनी अधिकार आप लोग जानते हैं, ठीक है? कानूनी अधिकार जानते ही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, आंसर तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा और ये नोट्स आप लोग क्या कीजिएगा? परचेज़ कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5, अच्छा दोनों वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे है ना प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और कानूनी अधिकारों के वही सेम क्वेश्चन मिस्टेक से ले लिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है, राज्य की उदारवादी व्यक्तिवादी समाज पर एक टिप्पणी लिखिए। किसके? राज्य के उदारवादी व्यक्तिवादी समाज पर टिप्पणी करना है। चलिए पढ़ते हैं। राज्य की उदारवादी व्यक्तिवादी समाज में व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता है और राज्य को एक साधन के रूप में देखा जाता है, ना कि अपने आप में कोई सर्वोच्च लक्ष्य। यानी कि ये समझिए कि उदारवादी के अनुसार आप लोग ये समझिए कि उदारवादी व्यक्तिवाद के अनुसार समाज और राज्य अधिक महत्वपूर्ण होता है ना? समाज और राज्य उदारवादी के अकॉर्डिंग क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। राज्य का मुख्य काम लोगों की स्वतंत्रता, अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करना होता है। उदारवादी विचारकों का क्या मानना होता है कि जो राज्य है, राज्य जो है वो लोगों के लिए बना है ना? लोग राज्य के लिए नहीं। क्या कहते हैं उदारवादी विचारधारा कि जो राज्य है वो लोगों के लिए बना है, ना कि लोग राज्य के लिए, ठीक है? इसलिए राज्य को लोगों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम हमें क्या करना है भाई और भी आगे देखना है। उदारवादी क्या मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो सर्वोपरि है। उदारवादी क्या मानते हैं? जो व्यक्ति है, जो लोग है, जो जनता है, वही सब कुछ है। व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता और गरिमा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो जॉन लॉक, तो देखिए उदारवादी के संस्थापक जॉन लॉक को माना जाता है, ध्यान रखना। तो जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति जन्म से ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकारों का मालिक है और राज्य का निर्माण इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। दूसरे, राज्य को सीमित माना जाता है। इसका काम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना। क्या क्या कह रहा है कि राज्य को सीमित माना जाता है ना? कौन? उदारवादी का उदारवादी क्या कहते हैं इसमें कि भाई उदारवादी की विचारधारा है ना? तो इनके अकॉर्डिंग दूसरा क्या कहता है कि जो राज्य है वो क्या है भाई? वो सर्वोपरि है। राज्य ही सर्वोपरि है। उसके बाद सॉरी, राज्य सर्वोपरि नहीं, राज्य में व्यक्ति क्या है? सर्वोपरि है ना? जनता ही सर्वोपरि है, तो हम लोग देख चुके हैं। अगला कि यहाँ पे ध्यान समझिए कि राज्य को सीमित माना जाता है। राज्य को क्या माना जाता है? सीमित। तो इसका काम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना,
राज्य का काम क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा देना, अधिकारों की रक्षा करना। उदारवादी नहीं कहते हैं, उदारवादी क्या विचारधारा, ये नहीं कहते हैं कि नहीं चाहते कि राज्य व्यक्ति के निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करे, है ना? उदारवादी क्या नहीं चाहते कि राज्य जो है कि कोई भी व्यक्ति पर बिना मतलब का हस्तक्षेप ना करे। और उदारवादी का तीसरा क्या सिद्धांत, तीसरा क्या कहता है भाई? उदारवादी कहते हैं कि उदारवादी विचारधारा में नकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर है। उदारवादी जो विचारधारा है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता के पर जोर देता है, और जिसका अर्थ होता है बाहरी हस्तक्षेप मुक्ति। मतलब कि बिना मतलब का अगर स्वतंत्रता को अगर छीनने की कोशिश करे, तो उसपे उदारवादी का विचारधारा कहता है कि भाई किसी पर ज़बरदस्ती अड़चन लगाना, है ना? अड़चन लगाना ये गलत बात है। ठीक? चलो। यहाँ अपने अकॉर्डिंग में ये समझो कि मान लो कि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय या बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो कोई राज्य का काम उसे अनावश्यक रूप से रोकना नहीं है। मतलब कि अगर कोई बिज़नेस कपड़ा का खोलेगा, कोई होटल ही खोल देगा, या फिर कोई कुछ किसी भी तरह का छोटा-मोटा पानी पूरी बेचे लेगा, तो भाई उसका मन वो पानी पूरी बेचे या क्या बेचे, ठीक है? या चाय बेचे, या जो भी बेचे, समोसा बेचे, जो भी मन करे, अगर वह कोई भी व्यक्ति कोई भी बिज़नेस करना चाह रहा है, तो राज्य का ये हक नहीं है, राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो उनको रोके कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते हो। जिसको जो भी पब्लिक को जो भी करना चाहिए वो करेंगे। सो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच। अब यहाँ पे क्या है, आर्थिक वृद्धि को समझिए, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, सही है, समझिए। तो आर्थिक जो वृद्धि है, इसका मतलब होता है देश के उत्पादन, आय और जीडीपी में वृद्धि। आर्थिक वृद्धि कब होगा? जब देश में क्या होगा? वृद्धि होगा, देश में अधिक इनकम होगा, है ना? देश के आय में, जीडीपी में वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा, तभी ये आर्थिक वृद्धि होगा, ठीक है? और आर्थिक विकास के क्या मतलब है? आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि जब लोगों के जीवन, आर्थिक विकास क्या है कि जब लोगों में वृद्धि होगा, जब यहाँ के लोग पढ़ेंगे, मन लगाएँगे, है ना? लोगों में ज़्यादा स्किल्स होगा, जीवन स्तर सुधरेंगे, स्वास्थ्य सही रहेगा, है ना? रोज़गार ज़्यादा होगा, तो ये आर्थिक विकास हो गया, है ना? और आर्थिक वृद्धि क्या होगा? जब देश में वृद्धि होगा तो आर्थिक वृद्धि, और लोगों में वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास। बस यही है, इसी को यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये देखो मेन चीज़ हम समझा ही दिए, और कहीं बात है ना? तो दूसरी बात ये फिर से एक बार समझ लीजिए कि आर्थिक वृद्धि केवल आय और उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है, ठीक है? तो आर्थिक वृद्धि क्या करते हैं? जो आय में, यानी कि देश के आय को बढ़ाने में मदद करते हैं, है ना? जबकि जो आर्थिक विकास है, वो लोगों के जीवन, सामाजिक कल्याण, इन सब चीज़ों का सुधार करता है, ठीक? तो अगर आप और भी अच्छा से अगर ये समझना चाहें, तो आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्रीय आय, उत्पादन और जीडीपी में वृद्धि करना। और आर्थिक विकास का क्या अर्थ है कि आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करना, ठीक है? इसलिए आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में अधिक क्या है, व्यापक है। चलिए, हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, तो फिर पूरा तो समझ ही आ जाएगा। सेम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों के सेम ही है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 8। राजनीतिक सिद्धांत में परिवार और राज्य संबंधों पर नारीवाद परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत में किसको कह रहे हैं? परिवार और राज्य संबंधों पर, राज्य संबंध और परिवार पर किसके नारीवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करना है। चलिए, नारीवादी परिप्रेक्ष्य राजनीतिक सिद्धांत में परिवार और राज्य के संबंध को एक नए तरीके से समझता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि जो पारंपरिक राजनीति ने महिलाओं के अनुभवों और समस्याओं को नजरअंदाज किया है। ठीक है? तो यहाँ पे नारीवाद परिप्रेक्ष्य क्या कहते हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई ये जो नारीवाद परिप्रेक्ष्य है, इसको भी समझिए। तो नारीवाद परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिवार और राज्य दोनों महिलाओं के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है? और नारीवादक जो विचारक हैं, वो क्या मानते हैं कि जो समाज में महिला हैं, महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। नारीवादी विचारधारा क्या मानते हैं कि जो महिला है, उसको भी हक होना चाहिए जो पुरुष को हक मिला है। जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकती है। तो ये चीज़ बोला गया है नारीवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग, नारीवादी परिप्रेक्ष्य में।
तो नारीवादियों का कहना है कि पारंपरिक परिवार व्यवस्था में अब अक्सर पुरुषों को अधिक शक्ति मिलती है और और महिलाओं को कब कहाँ क्या करने के लिए दिया जाता है? घर का काम, बच्चे की देखभाल यहीं तक सीमित किया जाता है। तो ये इसकी आलोचना करते हैं, ठीक है नारीवाद। अब इनमें से क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान समझिए। राजनीतिक सिद्धांत परिवार राज्यों को पर व्याख्या कीजिए। तो नारीवादी के अकॉर्डिंग नारीवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग परिवार क्या-क्या देखा जाना चाहिए? परिवार में समानता। नारीवादी दृष्टिकोण क्या देखता है? परिवार में समानता। परिवार में महिला, पुरुष को क्या मिलना चाहिए? समान अधिकार। और दूसरी बात राज्य को ऐसे कानून चाहिए राज्य को किसको राज्य को ऐसे कानून चाहिए ऐसे कानून बनाना चाहिए जिसमें महिलाओं को भेदभाव हिंसा या फिर शोषण के अकॉर्डिंग ना देखा जाए ठीक है महिलाओं को भी शिक्षा मिले रोजगार मिले राजनीति में समान अवसर मिले और नारीवादी मानते हैं कि परिवार केवल निजी मामला ही नहीं बल्कि परिवार में होने वाला भेदभाव भी एक राजनीतिक और सामाजिक क्या है मुद्दा है ठीक है तो समझ गए अब क्या समझे टोटल की यानी नारीवाद दृष्टिकोण परिवार और राज्य के लैंगिक समानता पर जोर देता है इसका उद्देश्य क्या है महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार देना अधिक अवसर देना और सम्मान सम्मान दिलाना तो यही क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब टोटल सो समझ गए और ये जो लिखा हुआ है आप लोग पढ़िए चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9 राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार समकालीन दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए ठीक है मुख्य विशेषता तो समकालीन राजनीति सिद्धांत समकालीन मतलब कि वर्तमान काल के अकॉर्डिंग माना चला जाता है जैसे कि मान लो 20वीं सदी के बाद है ना ये समकालीन में आ जाता है तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत 20वीं सदी के उत्तरार्ध से विकसित हुआ है ना और आज के जटिल सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तथा वैश्विक परिवर्तनों को समझने का प्रयास करता है यह पारंपरिक सिद्धांतों की सीमाओं को चुनौती देकर अधिक व्यवहारिक बहुआयामी और समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है इसकी क्या विशेषता है बहुलवाद पहला तो बहुलवाद समकालीन सिद्धांत किसी एक विचारधारा को सर्वोच्च नहीं मानता बल्कि नारीवाद मार्क्सवाद और उदारवाद पर्यावरणवाद जैसे अनेक दृष्टिकोण को महत्व देता है दूसरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण यह पारंपरिक सत्ता संरचनाओं और संस्थाओं और विचारों की आलोचना करता है तथा असमानता को उजागर करता है तीसरा अंतःविषयकता राजनीति को समाजशास्त्र अर्थशास्त्र इतिहास मनोविज्ञान आदि से जोड़कर देखा जाता है जिससे विश्लेषण अधिक व्यापक बनता है नेक्स्ट है न्याय और समानता पर बल सामाजिक न्याय मानवाधिकार लैंगिक समानता और अवसरों की समानता जैसे मुद्दे इससे इसके केंद्र मानते हैं और हाशिए के समूहों पर ध्यान महिलाएं दलित आदिवासी अल्पसंख्यक आदि के अधिकारों और समस्याओं को विशेष महत्व दिया जाता है और आगे आपका है यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग दृष्टि के अकॉर्डिंग यह राष्ट्रीय सीमाओं से परे क्या यह राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर वैश्विक न्याय शांति मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर विचार करता है आई होप इतना समझ ही गए और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राजनीतिक सिद्धांत के समकालीन दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता तो समकालीन दृष्टिकोण का मुख्य विशेषता पहले एक बार रिवाइज करा दूं पहला आप समझेंगे मानवाधिकारों पर जोर दूसरा समानता और सामाजिक न्याय लैंगिक समानता पर्यावरण की चिंता लोकतंत्र का समर्थन वैश्वीकरण का अध्ययन इस तरह से ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स 10 वितरणात्मक न्याय क्या वितरणात्मक न्याय से आप क्या समझते हैं सामाजिक न्याय के आर्थिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए चलिए वितरणात्मक न्याय का अर्थ है समाज में उपलब्ध संसाधनों अवसरों और लाभों जैसे कि आय संपत्ति शिक्षा स्वास्थ्य का न्यायपूर्ण और उचित वितरण इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं योग्यता और परिस्थितियों के अनुसार उचित हिस्सा मिले और अत्यधिक असमानता ना बढ़े तो वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है? तो वितरणात्मक न्याय का यह सवाल वितरणात्मक न्याय क्या करता है? यह सवाल उठाता है कि किसे क्या और क्यों मिले, है ना? वितरणात्मक क्या कहता है कि भाई किसी किसी को कुछ मिलता है तो क्यों मिलता है? क्या मिलता है और कैसे मिलता है? क्यों मिलना चाहिए?
इसके अंतर्गत 3 प्रमुख आधार माने जाते हैं। पहला तो भाई समानता का, तो ये सभी को बराबर हिस्से की बात करता है। योग्यता का, व्यक्ति के परिश्रम परिश्रम या फिर प्रतिभा के अनुसार इससे इसे वितरण हो। आवश्यकता, जिनको अधिक ज़रूरत है, उन्हें अधिक संसाधन मिले। और आगे समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय का मतलब ये समझिए कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें असमानता कम हो, गरीबी घटे और समान सभी को समान अवसर मिले। तीसरा है समान अवसर, हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक समान पहुंच मिले ताकि वो अपनी क्षमता विकसित कर सके। नेक्स्ट है आय और संपत्ति का क्या है, पुनर्वितरण, ठीक है। सरकार कर यानी कि टैक्स और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जैसे सब्सिडी, पेंशन, मनरेगा जैसी योजना है। और नेक्स्ट है न्यूनतम जीवन स्तर। और नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन, नेक्स्ट राज्य की भूमिका। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है वो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस अगर क्वेश्चन पे करेंगे तो आपके अच्छे एग्जाम अटेम्प्ट जो एग्जाम में बहुत अच्छे होंगे। सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर भी इजी लैंग्वेज में ही लिया गया है। तो देखिए मेरे पास थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम इशू है। सो आप लोग ना वीडियो को रोक रोक कर क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए, देख लीजिए, या फिर आप लोग पीडीएफ को ले लीजिए। मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप फोकस कीजिए, भैया आपका एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए। ये आपको पॉइंट दिया गया है ताकि आगे एग्जाम में जो कि ये सब पॉइंट लिखकर अपना आंसर को बड़ा कर पाए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, भारत में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और भारत में लोकतंत्र की कई बुनियादी विशेषताएं हैं जो इस एक मजबूत और जीवंत, इसमें थोड़ा सा कट गया है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 है, उग्र नारीवादी और समाजवादी नारीवादी के दृष्टिकोण में पितृसत्तात्मक सत्ता की व्याख्या कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 नागरिकता की अवधारणा के संबंध में उदारवादी तथा मार्क्सवादी, यानी इसमें कि नागरिकता के अकॉर्डिंग उदारवादी का और मार्क्सवादी का भाई सिद्धांत। उदारवादी क्या कहते हैं, उदारवादी गरीबी समाजवादी है ना, समाज के हित पे बात करता है, जबकि मार्क्सवादी केवल अमीर लोगों के विषय में बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 16 है लोकतंत्र और आर्थिक विकास कैसे अनुकूल है। तो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास कैसे अनुकूल है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है परिवार की भूमिका एक तरह से समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण के एक एजेंट के रूप में कार्य करने की है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राज्य क्या है, इसके विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, ले लीजिए, याद कर लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन 19 है स्वतंत्रता के विचारों के संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये ना सोचिएगा अपने मन से कहीं से उठा लिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है अधिकारों से क्या तात्पर्य है, अधिकार दावों से किस प्रकार भिन्न है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है शासन के विभिन्न स्वरूपों में लोकतंत्र लाभकारी है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है राज्य के उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। नागरिकता की पात्रता के बारे में समान नियमों का चर्चा की 23। 24 है नागरिकता सिद्धांत के दृष्टिकोण का समानता तथा राजनीति का विश्लेषण।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है किस प्रकार सुरक्षात्मक भेदभाव समाज के वंचित वर्ग के हितों की रक्षा करता है? उल्लेख कीजिए। आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए और एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।